आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसएसटी क्लास 10th का एक सैम्पल पेपर सोशल साइंस का। ठीक है, और यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। आपको जैसे पता है, पहले जो सेक्शन ए होता है वो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होते हैं। कितने मार्क्स के? 20 मार्क्स के। ये 20 क्वेश्चंस होंगे। स्टार्ट करते हैं। द गिवन इमेजेस कैरिकेचर। कैरिकेचर क्या होता है? तो एक कार्टून होता है जो इमेजेस मतलब किसी इंसान का बनाया जाता है कार्टून। किसका ये कैरिकेचर है? तो ओटो वन बिस्मार्क का है। व्हाट डज इट से अबाउट हिज रिलेशनशिप विद इलेक्टेड डिप्टीज ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ से हमको देखना है कि कैरिकेचर किसका बना हुआ है। इनके हाथ में क्या है? एक हंटर है, और हंटर किसको दर्शाता है? तो एक डोमिनेंस, किसी के ऊपर डोमिनेंस का ये जो है ये सिंबलाइज है। तो एक तो हमको डोमिनेंस वर्ड मिल गया, एक तो इलेक्टेड डिप्टीज ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, देखते हैं। पहला ऑप्शन, इट डिपिक्ट्स द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो क्या है? डेमोक्रेटिक प्रोसेस डालता है? नहीं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस ना कभी हंटर से नहीं चलती। इसको एलिमिनेट कर देते हैं। इट डिपिक्ट्स द हैंड्स ऑफ बिस्मार्क। नहीं भाई, एंटर दिखा रहा है। फिर इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। इट डिपिक्ट्स दैट ही डिड नॉट कंट्रोल द पार्लियामेंट। ये दिखाता है कि उसने कंट्रोल नहीं किया। कंट्रोल में किया था क्योंकि उसके हाथ में हंटर है। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है जो कि कहता है इट डिपिक्ट्स। ये क्या दर्शाता है? डोमिनेंस ऑफ बिस्मार्क ओवर डिप्यूटीज। तो क्या ये डोमिनेंस दिखाता है? हाँ, बिल्कुल सही है। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द सिविल एप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन फॉर द नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक, तो हमें ये देखना है कि एप्रोप्रिएटिव जो उपयुक्त रीजन था किसके लिए? नॉन पार्टिसिपेशन। किसका नॉन पार्टिसिपेशन? इंडस्ट्रियल वर्कर्स का। कौन से मूवमेंट में? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स का नॉन पार्टिसिपेशन था, उन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं किया, उसका रीज़न क्या था? तो उनका ये था कि इंडस्ट्रियलिस्ट वेयर क्लोज टू द कांग्रेस, अगर होते तो वो ज़रूर साथ देते। लेकिन दूसरा है, ब्रिटिश ऑफर्ड देम गुड सैलरीज, या ब्रिटिशर्स उन्हें गुड सैलरीज देते थे, इस वजह से वो नहीं शामिल थे। तो गलत जवाब है, ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। दे वेयर रिलेक्टेंट टूवर्ड्स द बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। इन रिलेक्टेंट मतलब क्या होता है? अनिच्छुक। ठीक, उनकी इच्छा नहीं था कि वो फॉरेन गुड्स को बायकॉट कर दे। बायकॉट ना करने का रीज़न भी ये था ना, ये सही में यही रीज़न था। हमारा जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाता है। ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म, इससे सोशलिज्म का बढ़ावा तो नहीं होता, ये भी गलत है। इसलिए क्योंकि फॉरेन गुड्स से उन्हें काफ़ी फ़ायदे हो रहे थे। फॉरेन गुड्स काफ़ी अच्छी चीज़ों से मतलब काफ़ी सस्ते दामों पे उपलब्ध हो जाते, काफ़ी ईजिली अवेलेबल हो जाते। तो कौन ही ऐसा होगा जो कि चाहेगा कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स खुद ही के पैर पे कुल्हाड़ी मार लें और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इसमें पार्टिसिपेट करें। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक्चुअल में था क्या? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये था कि जितने भी लॉस थे ना, अब इन लोगों को तोड़ने थे। ठीक है, अवज्ञा आंदोलन था। मतलब अब जो लॉस वगैरह फॉलो करने थे उनको अब फॉलो नहीं करना था, बल्कि उनको तोड़ के आगे बढ़ना था। Which was the first continent to introduce some of our common foods like potatoes, soya, chilies, tomato, etc. तो कौन से ऐसे थे जो कि इन सारे फूड्स को दे रहे थे? तो यहाँ पर वैसे तो अमेरिका से था, बट अमेरिका ऑप्शन में नहीं है। तो अफ्रीका, ओशिनिया, एशिया हम यूरोप को करेंगे, क्योंकि यहीं से ये लोग क्या करने लगे ना, ट्रांसफ़र होने लगे जो फूड्स थे। तो ये सब कहाँ से है? यूरोप से है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड, चूज द करेक्ट अक्षर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो हाँ, पहले हम यही वाला देख लेते हैं, क्योंकि ये मुझे काफ़ी अच्छे से याद है। जो तिलक होता है ना, वो केसरी कलर का होता है। तो ये इनकी जो पोएम है वो मतलब इनकी जो बुक है वो कौन सी है? केसरी। तो हम डी का सेकंड देखते हैं, किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। ठीक, अगर आपको एक आध दो बुक्स अच्छे से आती होंगी ना, तो भी आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो। एक थर्ड, राज सुंदरी देवी ने इन्होंने क्या लिखा था? तो इन्होंने लिखा था अमर जीवन। वहीं बी का फोर्थ, सुदर्शन चक्र किसने लिखा था? तो सच्ची कविताएं सुदर्शन चक्र जी ने लिखी थी। और डी का सेकेंड, सॉरी, सी का फर्स्ट, काशी बाबा ने क्या लिखा था? छोटे और बड़े का सवाल। जो भी बाबा लोग होते हैं ना, ऐसे याद रखना कि जो बाबा लोग होते हैं काशी के, वो लोग छोटे और बड़े का बहुत ही भेद जो है वो बताते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। और इसका रस याद कर सकते हो कि जो रस है उसको पीने के बाद क्या हो जाते हैं लोग? अमर हो जाते हैं। हालांकि निमोनिक्स बहुत सारे हैं जो आपको अदर चीज़ों में मैं बताऊंगी बाद में। फिलहाल यहाँ पर ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, कंसीडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन।
हमें करेक्ट ऑप्शन चूज सेलेक्ट करना है। सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो क्या सॉइल जो है, रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिन्हें वापस से न्यू किया जा सके या रिजनरेट किया जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नाम में ही है, री करना है और क्या, न्यू, फिर से नया करना है। तो क्या सॉइल है? हाँ सॉइल है, हम कर सकते हैं ऐसा। वेरियस फैक्टर्स लाइक चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, जैसे चेंज हो गया, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, या फिर रनिंग वाटर, कितना पानी का बहाव है, कैसी हवाएं हैं, क्या कैसा ग्लेशियर है, तो क्या ये सब अफेक्ट करता है सॉइल्स को? तो हाँ ऑब्वियसली यही सारी चीज़ों से होता है, क्योंकि जो सॉइल फॉर्मेशन होता है ना, वो रॉक की वेदरिंग से होता है। तो ये सारे जो है वो दोनों ही स्टेटमेंट कह सकते हैं कि करेक्ट हैं। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ठीक। अनक्लास्ड फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन पंजाब एंड हरियाणा में नहीं है, केरला एंड तमिलनाडु में भी नहीं है। मैंग्रोव फॉरेस्ट तो आपका अलग ही सुंदरबन डेल्टा साइड में है। तो अब क्या यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पार्ट्स ऑफ गुजरात। यहाँ पे जैसे कुंज हो गए, हमने बताया था। और कम्युनिटीज़, ऐसे कम्युनिटीज़ मतलब जो अपने से प्राइवेट ओन्ड है ना। अनक्लास्ड फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जिन्हें प्राइवेटली इंडिविजुअली क्या किया जाता है, ओन किया जाता है कम्युनिटीज़ के थ्रू, या कोई इंडिविजुअल है, ठीक, उसके थ्रू इन लोगों को क्या कहा जाता है, ऐसे फॉरेस्ट जो होते हैं उनको हम कहते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो जितने भी ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, पार्ट्स ऑफ गुजरात में, वहाँ पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द शुगर केन क्रॉप? कौन सा इसमें शुगर केन क्रॉप का है? ठीक है, तो इट ग्रोज वेल इन हॉट क्लाइमेट विद अ टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस नहीं। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा। तो मेजर शुगर केन मतलब सबसे ज़्यादा शुगर केन क्या होता है, गन्ना होता है। और गन्ना कहाँ पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश हरियाणा नहीं, हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश में पाया जाता है और महाराष्ट्र वगैरह में ये पाया जाता है। इट इज़ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल, ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो बिल्कुल सही जवाब है कि ये कहाँ पाया जाता है, तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में ये पाए जाते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन नहीं, ये भी गलत है, इंडिया नहीं है शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। आप बताएंगे कि इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है शुगर केन का, अगर इंडिया नहीं है तो? डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आर यूजुअली पुट फॉर्थ इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, बेल्जियम एंड श्रीलंका के केसेस देखे होंगे। यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनको लेके दो बातें कही गई हैं इन फेवर एंड अगेंस्ट, एक पक्ष में है और एक अगेंस्ट में है, विपक्ष में है। आइडेंटिफाई विच आर इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोर्स बिलो। तो पता करना है कौन सा इसमें क्या है जो फेवर में है ना, पावर शेयरिंग के, और उनका हम कोर्स में लेके इनको बताना है। ठीक है, तो कौन कौन सा है देख लेते हैं। डिक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। ठीक है, जो ये आर्बिट्रेरियस मतलब होता क्या है, दो चीज़ों में जो विभाजित हो जाती हैं चीज़ें, जो जगहों में या फिर दो थॉट्स में चीज़ें डिवाइड हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, आर्बिट्रेरीनेस। तो क्या ये होगा फेवर में। डिलेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो डिलेज करता है, तो भाई क्या फेवर है, नहीं, ये तो अगेंस्ट में हो गया ना। और हमें पता क्या करना है, विच आर इन फेवर। ठीक है, तो फेवर में हमारा सेकंड हो जाएगा। और क्या है, इंक्रीज इन स्टेबिलिटी, तो क्या ये इंस्टेबिलिटी को दिखाता है, नहीं, ये भी अगेंस्ट वाला है, हम इसको भी नहीं इंक्लूड करेंगे। आगे आ जाता है प्रमोट्स पीपल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, तो हाँ ये सही है। एकोमोडेशन डाइवर्सिटीज, जो डाइवर्सिटीज हैं इनको एकोमोडेट करता है, तो बात सही है, सेकंड है, फोर्थ है एंड फिफ्थ है। और हाँ सॉरी, ये पॉसिबिलिटीज़ जो है उसको कम करता है, तो भाई से बात सही है कि दो चीज़ें नहीं होती हैं, बल्कि ये सारी की सारी क्या होती हैं, एक में होती हैं। तो डिलेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ये गलत है, क्योंकि ये अगेंस्ट में चला जाता है। अगर कोई भी प्रोसेस चल रही है उसको देरी से किया जाएगा तो क्या ये फेवर में नहीं है, अगेंस्ट में है। ये दोनों अगेंस्ट में है, बाकी ये तीनों क्या है ना, फेवर में है। तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ, सॉरी फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ किस में है, तो ये है सी वाले ऑप्शन में, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है।
आगे फिर देखते हैं, रीड द पैसेज, गिवन पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन। सिंस द यूनाइटेड स्टेट इज यूनाइटेड स्टेट आपको बताया हुआ था दो ही चीज़ होती है, एक होल्डिंग टुगेदर होता है, एक कमिंग टुगेदर होता है। ठीक है, तो जो होल्डिंग टुगेदर होता है ना, ये करता क्या है कि एक सेंट्रल इसमें स्ट्रांग होता है, जो सेंट्रल की पावर होती है वो स्ट्रांग होती है, ये सारे को होल्ड करके रखता है। वहीं जो कमिंग टुगेदर होता है, यहाँ पे कोई भी सेंटर नहीं होता, सबके पास इंडिविजुअल्स पावर होती हैं। तो जो ये होल्डिंग टुगेदर है, जैसे हमारे यहाँ क्या है, होल्डिंग टुगेदर है, तो ये क्या है, सेंट्रल इसमें स्ट्रांग होता है, और बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं किसके अंडर में होती हैं, तो ये सेंट्रल के। और कमिंग टुगेदर में क्या होता है ना, सारे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सबके पास अपनी अपनी पावर होती है, सब अपने आप में स्ट्रांग होते हैं, इसमें सेंट्रल का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, स्टेट ज़्यादा इसमें रहते हैं पावरफुल, और जब मन चाहेगा तब वो क्या हो सकते हैं, इससे अलग हो सकते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि कौन सा है, एक कमिंग टुगेदर है, टाइप ऑफ फेडरेशन है। कमिंग टुगेदर में कौन सा आएगा हमारा, ये 3 ऑप्शंस है, तो पहला वाला हम एलिमिनेट कर देते हैं। टाइप ऑफ फेडरेशन, ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर, सबके पास इक्वल पावर होती है, बराबर की पावर्स होती हैं। एंड स्टेट्स आर, स्टेट क्या होते हैं कमिंग टुगेदर में, स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन है, दूसरा हमारा हटा देते हैं। बट इंडिया इज, इंडिया हमने बताया था कौन से टाइप के हैं, तो होल्डिंग टुगेदर है, यहाँ पे सेंट्रल स्ट्रांग है, तो होल्डिंग टुगेदर है। टाइप ऑफ फेडरेशन, एंड सम स्टेट्स हैव मोर पावर देन अदर्स। इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर पावर्स, नॉट द स्टेट, तो हमारा ऑप्शन भी पूरा सही हो जाता है। When we speak of gender division in the society, we usually refers to, जब हम जेंडर डिवीजन की बात करते हैं सोसाइटी में, तो हम किसको रिफर कर रहे होते हैं, तो क्या बायोलॉजिकल डिफरेंस की बात कर रहे होते हैं, बिल्कुल भी नहीं, बायोलॉजिकल डिफरेंस की बात हम नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि अनइक्वल चाइल्ड सेक्स रेशियो, नहीं, इससे भी कोई लेना देना नहीं होता है। अब्सेंस ऑफ वोटिंग राइट्स एंड वुमेन, नहीं, विमेन इन डेमोक्रेसी, तो ये भी नहीं होता है कि वोटिंग राइट्स अब्सेंस होती हैं, बल्कि जेंडर डिवीजन एक्चुअल में होता क्या है, तो जो अनइक्वल रोल्स मिलते हैं सोसाइटी द्वारा किसको, मेन एंड वीमेन को, उसी को हम क्या कहते हैं, जेंडर डिवीजन। ध्यान रखिएगा, ये बायोलॉजिकली नहीं होता है, बल्कि इनका क्या है, जो ये एक रोल दिया जाता है कि वीमेन को घर पे रहना चाहिए एंड मेंस को बाहर का काम, मेन को बाहर का काम करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें आती हैं। आगे की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, कौन सा 3 ऑर्गन नहीं गवर्नमेंट के, तो लेजिस्लेचर, हाँ, हमारी जो ये विधानसभा वगैरह होती हैं वो है पार्ट, एग्जीक्यूटिव ये भी हैं, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा है, एग्जीक्यूटिव हो गई, जुडिशरी हो गई, ये सब किसके पार्ट हैं, तो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ये इसका पार्ट ऑफ गवर्नमेंट का नहीं है। ठीक है, अब आगे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्शंस इज पार्टी बेस्ड, कौन सा इलेक्शन पार्टी बेस्ड है, तो लोकसभा इलेक्शन में पार्टी देखी जाती है, बात सही है, विधानसभा इलेक्शन में भी पार्टी देखी जाती है, राज्यसभा इलेक्शंस में भी पार्टी देखी जाती है, लेकिन पंचायत इलेक्शंस में पार्टीज को नहीं देखा जाता है, वहाँ पे इंडिविजुअल पार्टीज होती हैं, जो भी चाहे वो खड़ा हो सकता है बिना पार्टी के टिकट का। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कौन सा होगा, हाँ, बी का फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ओनली, तो जो ये फर्स्ट और थर्ड है और फोर्थ है, विधानसभा इलेक्शन इज पार्टी बेस्ड, तो ये यही है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ओनली, तो ये हो जाएगा बी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज कॉमन टू मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, कौन सा फीचर है जिसमें डेमोक्रेसी है, ठीक है, फीचर्स हैं उसमें डेमोक्रेसी के। दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, अगर डेमोक्रेसी है तो कॉन्स्टिट्यूशन होना ही है। दे होल्ड रेगुलर इलेक्शन, तो उनके में रेगुलर इलेक्शंस भी होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज भी होती है, मतलब क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ दीज करेक्ट होगा। विच फैक्टर इज ऑफन, कौन सा फैक्टर इसमें से मिसिंग होता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, ठीक, तो इफिशियंसी होती है काम करने, हाँ भाई, अगर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, राजा है जो आदेश दे रहा है वो तो काम तुरंत हो रहा है, तो इफिशियंसी होगी ही होगी। इफेक्टिवनेस, अगर कोई आदेश दिया तो उसका पालन तुरंत होगा, वो भी बात सही है। ट्रांसपेरेंसी, वो क्या कर रहा है ना, ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन है ना वो ट्रांसपेरेंसी होगा।
अपनी गवर्नमेंट में हम ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं, लेकिन जो भी एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। आगे बात करते हैं कि अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, एक कॉलम को दूसरे कॉलम से मैच करना है। लैंडलेस रूरल लेबर्स को क्या चाहिए, तो यहाँ पर उनकी डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही है कि एक ऐसा लेबर जिसके पास क्या है, गांव का मजदूर है और उसके पास ज़मीन नहीं है, तो वो चाहेगा कि उसको रेगुलर जॉब मिले और हाई वेजेस मिले, उनकी इनकम बढ़ जाए। तो ये क्या है, उसके लिए डेवलपमेंट गोल है। तो ए का सेकंड हो जाएगा, और वो कहाँ पे है, तो सिर्फ पहले वाले ऑप्शन में मिलता है। आगे हम देख लेते हैं, रूरल वुमेन फॉर अ लैंड ओनिंग फैमिली, एक ऐसी ग्रामीण महिला जो कि क्या है, लैंड है, उसके पास ज़मीन है और फैमिली है, तो वो क्या चाहेगी, तो वो चाहेगी कि गलत हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे गलत हो रहा है, तो हम बात कर लेते हैं। बहुत ही जल्दी मिस जजमेंट जो है वो गलत हो जाती है कभी कभी, जैसे कि अभी यहाँ मेरे से हो गई। तो यहाँ पे क्या है ना कि हमारे पास जो लैंडलेस रूलर या लेबर्स हैं, तो उन्हें मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस चाहिए होगी। मैंने पूरा ऑप्शन पढ़ा नहीं और उसको टिक करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या है ना कि लैंडलेस रूरल लेबर्स जो हैं उनको क्या चाहिए होगा, ज़्यादा काम चाहिए होगे, ज़्यादा दिनों के लिए, और एक बेटर वेजेस चाहिए होगी। लेकिन वही एक रूरल विमेन है जो लैंड ओनिंग फैमिली है, तो इन्हें क्या चाहिए होगा, इन्हें चाहिए होगा एक अश्योर्ड हायर सॉरी प्रॉस्परस फार्मर्स ऑफ पंजाब, जो पंजाब के वेल्दी या समृद्ध किसान हैं उनको क्या चाहिए होगा, तो एक हाई प्राइसेस चाहिए होगा, जो वो क्रॉप उगा रहे हैं उसके लिए हाई प्राइसेस चाहिए होंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ए का थर्ड, और वो है यहाँ पर बी का फोर्थ है, सी का फर्स्ट। फार्मर्स को डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, तो उनको इरिगेशन सिस्टम चाहिए होगा, सिंचाई का माध्यम जो है वो चाहिए होगा। और लास्ट में क्या है हमारे पास, रूरल वीमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, उनको रेगुलर जॉब चाहिए होगी और हाई वेजेस चाहिए होंगे। ठीक, तो ये हो गया क्या हमारा ऑप्शन, कौन सा सही था, तो ऑप्शन बी सही था। आगे बात कर लेते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये कब आया हुआ था, 2005 में। और इसने क्या बोला था कि कम से कम 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट हर साल देंगे। इफ गवर्नमेंट इज अनेबल टू फुलफिल दिस, अगर वो गवर्नमेंट 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती है तो क्या होगा, गवर्नमेंट को क्या करना होगा, पे द कंपेंसेशन इन ल्यू ऑफ दीज डेज, क्या इन डेज के बदले में, 100 दिनों के बदले में क्या उसको कंपेंसेशन देना होगा। बिल्कुल सही जवाब है कि हाँ, अगर वो 100 दिनों का काम नहीं दे पाती है तो उसे कंपनसेशन यानी मुआवजा देना पड़ेगा इतने दिनों के बदले में। रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मोहन इज एन एग्रीकल्चरल लेबर, मोहन एक खेती बाड़ी वाला मजदूर है। देयर आर सेवरल मंथ्स इन ए ईयर, कुछ ऐसे महीने होते हैं जिसमें उसके पास कोई जॉब नहीं होती, कोई वर्क नहीं होती है, तो इसको उधार लेना पड़ता है, क्रेडिट लेना पड़ता है, ताकि अपना रोज का खर्चा चला सके। He depends upon his employer and landowner for credit who charges an interest rate of 5% per month. तो ये लोन लेता भी किससे है, तो लैंड ओनर से। ठीक है, जो जमीन का मालिक होता है, जमींदार होता है, उससे लेता है ये। और इसका ब्याज क्या होता है, तो 5% का। मोहन रिपेज द मनी बाय वर्किंग फिजिकली फॉर द लैंड ओनर ऑन हिज फार्म लैंड, और कभी कैसे रिपे करता हो उसको, तो उसकी जो ज़मीन होती है उस पर काम करके फिजिकली। ओवर द ईयर्स इज डेप्ट विल, तो इन सालों में उसके जो उधार है, जो कर्ज है, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली इंक्रीज होगा क्योंकि वो रेगुलरली चीज़ें नहीं दे पा रहा है, कोई उसका प्रॉफिट गेन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, दिन ब दिन उसका जो लोन है वो इंक्रीज होता जाएगा। आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब ज़रूरत भी है, तो बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इंटरेस्ट एंड नॉन पेमेंट ऑफ मंथली अमाउंट, तो मंथली अमाउंट भी नहीं दे पा रहा है और इंटरेस्ट भी उसका बढ़ता जा रहा है, दैट्स वाई उसका जो लोन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे 18 वाला है, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो एंड असर्शन एंड रीजन, एक असर्शन है, एक रीजन है, आपको बताना है कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, कौन सा उचित ऑप्शन है। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट आर सेम फॉर ऑल क्रेडिट अरेंजमेंट्स, तो बिल्कुल गलत जवाब है, हर चीज़ के लिए सेम क्रेडिट नहीं मिलता है। मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ के लिए सेम लोन नहीं अवेलेबल करवा सकते भाई, किसी को स्टूडेंट लोन चाहिए, किसी को होम लोन चाहिए, तो सब चीज़ के लिए क्रेडिट सेम नहीं है, किसी को बिजनेस करना है। लेकिन द टर्म ऑफ क्रेडिट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लीडर एंड द बोरोवर, हाँ बिल्कुल सही बात है, किस तरीके का लेंडर है, कौन सा लेंडर है, और कौन लोन दे रहा है, कौन लोन ले रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्रेडिट कैसा लेना चाहिए, क्या है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असर्शन तो गलत है लेकिन रीजन सही है। तो ए इज अनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन द मेजर सोर्स ऑफ
फॉरेन एक्सचेंज फॉर आईटी इंडस्ट्री। तो आईटी इंडस्ट्री भारत, ये भी तुम्हारा देख लो, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये भी मशीन्स वगैरह बनाने का काम करता है, ये ऑयल मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, तो ये भी नहीं होगा, आईटी में नहीं आएगा। स्टील अथॉरिटी स्टील बनाने का काम करती है, तो ये भी नहीं आएगा। इसमें खाली एक ऑप्शन सही है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और यहाँ पर विच सेक्टर हैज़ ग्रोन द मोस्ट इन 40 ईयर्स, कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रोन हुआ है? तो एकदम सीधा सा ऑप्शन आपको टिक कर देना है, टर्शरी सेक्टर। एज हम लोगों ने जब पढ़ा था चैप्टर को, तो ये बहुत ही क्लियर था, ऑब्वियस था कि सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला सेक्टर टर्शरी सेक्टर है। सेक्शन बी में आ जाते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। और पहला हमारा है कि नेचुरल गैस जो है ना, वो हमें क्या है, हम इसको कंसीडर करते हैं कि बहुत ही फ्रेंडली फ्यूल है। अब इसको फ्रेंडली फ्यूल क्यों गेस करते हैं, इसका कोई रीज़न? तो इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि पहली बात तो ये बहुत ही कम टाइप का जो है ना वो करती है, क्या कहते हैं इसको, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल इसलिए क्योंकि ये जो है ना, हाँ, सल्फर एक जो है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है जब भी ये जलती है, और एक नाइट्रोजन ऑक्साइड करती है। मतलब इसमें जो पॉल्यूटेंट्स होने का है ना खतरा, वो यही है कि ये दोनों, ये जो है गैसेस जब भी ये जलते हैं या यूज़ होते हैं, तो यही पॉल्यूटेंट्स हमारे सामने आते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के अकॉर्डिंग ना, कार्बन मोनोऑक्साइड के कंपेयर में या कार्बन मोनोऑक्साइड के कंपेयर में ये काफ़ी लेस हार्मफुल होते हैं। तो इसीलिए ना इसे हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल कहते हैं। तो ये रीज़न हो गया। हम लिख सकते थे कि नेचुरल गैस इमिट्स फ्यूअर हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कंपेयर टू कोल और ऑयल। जो कोल वगैरह जलाते हैं तो ज़्यादा हमें क्या मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स निकल के आते हैं। वहीं अगर हम नेचुरल गैस को करते हैं तो ये काफ़ी कम एमिशन करता है, और वो भी काफ़ी लेस हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स का। व्हाट वेयर द रीजन्स बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत कमेटी। तो खिलाफत कमेटी बनने के पीछे के रीज़न क्या थे? तो इसके बहुत ही अच्छे खासे जो रीज़न थे वो ये थे कि पहली बात तो जो हैर्स ट्रीटमेंट हुआ था किसके साथ में, ऑटोमन अम्पायर के साथ में, ठीक है। ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया गया था खलीफा को, जो कैलिफेट का जो पद था वो क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। उसकी वजह से भी ये क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा ऑटोमन अम्पायर के साथ जो हुआ उसकी वजह से ये हुआ है। हालांकि वेरी शॉर्ट के आंसर क्वेश्चन हैं, तो एक दो लाइन में दो या तीन लाइन अगर आप लिखते हैं, जितने वर्ड्स लिमिट आपको शुरू में बताई है, पिछले जो वीडियोस में थे मैंने बताई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमन अम्पायर के साथ जो हार्स ट्रीटमेंट हुआ आफ्टर द पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है। और दूसरा चीज़ था कि यूनाइट करना मुस्लिम्स को, किसके बेसिस पे, तो इमोशनल अपील थी कि सब लोग जितने भी मुस्लिम्स हैं उनको यूनाइट करके खलीफेट जो ये हुआ है इसके साथ साथ। और आपको बता दें इसके जो स्टार्टिंग वाले थे, खिलाफत कमेटी बनाई गई थी, उसमें बाद खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था, जिसके जो वो थे अली ब्रदर्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, डिस्कस द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हुआ था, गांधी जी ने स्टार्ट किया था। और इसका जो हुआ था, ये क्यों हुआ था, तो ये क्रिप्स मिशन क्या हो गया था, इसमें फेल हो गया था। आगे क्या बात करें, हाँ, तो यहाँ पे क्रिप्स मिशन को फेल हो गया, 1942 में आया। और यहाँ पे एक तरीके से डिसकंटेंट भी बढ़ गया था जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी ना, आपको पता होगा 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है ये ख़त्म हो चुका था, यह चल रहा था, दैट्स वाई हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट भी चला। और क्या है कि गांधी जी है ना, उन्होंने एक स्लोगन दे दिया था उस टाइम पे, डू और डाई का। तो काफ़ी सारे रीजंस थे जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट चला। ये सारी चीज़ें आप इन्फॉर्मेशन डाल सकते थे अपने आंसर में। मेंशन एनी 2 डिमांड्स ऑफ श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स की कोई 2 डिमांड्स, तो हम अगर बात करें तो एक था कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाए, तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, एक तो ये थी डिमांड इन लोग की, ओएल मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। या और दूसरा जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है सबके लिए क्या मिल जाए इनको, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स। तो ये इन लोग के क्या थे
दो ये कह सकते हैं डिमांड्स थी कि ये हो जाए इनकी तरफ से। व्हाट एफर्ट शुड मेड बाय एनी कंट्री टू इम्प्रूव इट्स एसडीआई। एसडीआई क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो किसी कंट्री को क्या एफर्ट करने चाहिए ताकि इसका एसडीआई मेंटेन हो जाए? इसके लिए हमें करना ये चाहिए कि हमें पहले तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो अच्छा कर देना चाहिए। अच्छी एजुकेशन देंगे तो भाई हर फील्ड में काम आएंगी, अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे, अच्छे टीचर्स बनेंगे, अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे। तो पहले तो क्वालिटी ऑफ वो जो है एजुकेशन कर देनी चाहिए और हेल्थ केयर इम्प्रूव कर देनी चाहिए। ठीक है, हेल्थ केयर मतलब जो स्वस्थ रहेंगे तो काम ज़्यादा अच्छे से होगा। तो हेल्थ केयर सिस्टम भी इन्हेंस करना चाहिए। इससे क्या होगा ना, अपना जो एसडीआई है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, कंट्री इम्प्रूव करने लगेगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने आंसर्स में ऐड कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था और वेरी शॉर्ट के लिए इतना आंसर्स काफ़ी, अगर आप इसको अच्छे से पॉइंट वाइज 2 पॉइंट्स में लिख देते तो। आगे हम बात करते हैं, सेक्शन सी हमारा आ जाता है। सेक्शन सी में कि क्या है हमारा, फॉर व्हाट पर्पस डज, ये क्या नाम है इनका, हाँ ये जो स्त्री धर्म विचार लिखा है किसने, राम चड्ढा जी ने। स्त्री धर्म विचार, गिव मी अ मिनट, मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते गला जवाब दे रहा है। हाँ, तो स्त्री धर्म विचार जो था ना वो लिखा हुआ था किसने, राम चड्ढा जी ने लिखा था। जो 20th सेंचुरी में वीमेंस का पार्टिसिपेशन था, या एक कह सकते हो कि वहाँ जो उनका सोशल रोल था वो काफ़ी बेकार था। तो इसीलिए इन्होंने लिखा था कि स्त्री धर्म का लिखा हुआ था कि क्या सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं इंडिया की स्त्री धर्म को लेके। पता होगा आपको कि एक जो कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ थी उसको लेकर क्या विचार थे उस टाइम के लोगों के। तो इसमें ड्यूटीज़ एंड रोल्स डिस्कस किए गए थे वीमेंस के। क्या यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ड्यूटीज़ एंड रोल्स। इसमें ये बात किया था कि हाँ क्या है रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, एक वीमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ वीमेन इन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में उनका क्या रोल है, उन्हें कैसे रहना चाहिए, ये सारी बातों के बारे में किसने लिखा था, राम चड्ढा जी ने लिखा हुआ था। हो गया। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं तो इनकी ख्यालों में मतलब जो इन्होंने लिखा था उसको पढ़ के बिल्कुल वैसा लगा तो इसीलिए यहाँ पे ही अटक गया। आगे बढ़ते हैं कि गिव अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसे ही जॉब सिक्योरिटी देता है पहली बात तो, और उसके साथ रेगुलर वेजेस, जॉब सिक्योरिटी, रेगुलर वेजेस, बेनिफिट्स देता है जैसे कि पेंशन्स वगैरह हो गए या फिर पर्क्स वगैरह हो गया, बोनस वगैरह हो गया, इन सब की चीज़ें रहती हैं। अच्छा खासा लीव रहने का प्रोविज़न होता है, हेल्थ केयर के प्रोविजंस होते हैं, और एक कह सकते हो कि अकॉर्डिंगली टाइम रहता है उनका, सैलरी टाइम टू टाइम होती है। वहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जॉब सिक्योरिटीज़ नहीं रहती है, कोई बेनिफिट्स नहीं होते हैं, लीव के लिए कोई फॉर्मल चीज़ें नहीं होती हैं, इरेगुलर वेजेस होते हैं, मतलब जितने दिन जाओगे उतने ही दिन का तुम्हें वो मिलेगा, है ना। कोई ज़्यादा काम करवा देंगे, कभी कम काम करवा देंगे, तो कोई भी बेनिफिट्स नहीं होता है, कोई भी हेल्थ केयर नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होती हैं, वहीं ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ये सारे जो हमें हैं बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। और में एक क्वेश्चन है कि सजेस्ट एनी 3 ways टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पब्लिक सेक्टर ग्रास रूल एट सेक्टर एट ग्रास रूट लेवल। तो किसी तरीके से 3 वे बताने, 3 रास्ते बताने जिससे हम पब्लिक सेक्टर को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दो। ट्रांसपेरेंसी होगी तो क्या अच्छा बुरा चल रहा है सब दिखेगा, और जो सब ट्रांसपेरेंट होने के बाद ये चीज़ें इम्प्रूव की जाएंगी। वहीं करप्शन भी क्या हो जाएगा, एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, पब्लिक जो सेक्टर है वो अच्छे से चलेगा। दूसरा है क्या कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चलना चाहिए। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, प्रॉपर वर्क, तो क्या होंगे ना कि वहाँ पर जो ट्रेनिंग है अच्छे से वो चल पाएगी, लोगों को अच्छे से चीज़ों का यूज़ पता होगा। तो इससे क्या होगा, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते पब्लिक सेक्टर अच्छे से बन जाएगा। फिर हमें क्या है कि एलोकेट फंड्स नहीं, हम कह सकते हैं एलोकेट प्रॉपर फंड्स। अगर हम प्रॉपर फंड्स देंगे किसको, जितने भी पब्लिक वर्कर्स हैं या फिर अब एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अगर हम अच्छे से देंगे, ये एलोकेट प्रॉपर फंड्स करवाते हैं तो काफ़ी अच्छे से वर्क करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको लगता है कि वो अंडर जो है पेड हैं, दैट्स वाई वो वर्क नहीं करते हैं प्रॉपर। तो अगर उनको इस तरीके से बोनस वगैरह या फिर एक कह सकते हो रिवार्ड मिलेगा अच्छा काम करने के लिए, तो उससे ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जो कंडीशन है किसकी, पब्लिक सेक्टर की, वो इम्प्रूव हो जाएगी। 3 चीज़ें होंगे। एक्सप्लेन द फैक्टर्स दे दैट मेक फेडरल गवर्नमेंट इन इंडिया सो अट्रैक्टिव। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स बताओ जो फेडरल गवर्नमेंट, फेडरलिज्म पता ही है आपको कि क्या है, इंडिया को अच्छे से बनाते हैं। तो फेडरलिज्म, पहली बात, एकोमोडेट्स इंडियाज वास्ट डाइवर्सिटी। ये जो डाइवर्सिटी है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग हैं, फेडरलिज्म के चलते सब एक दूसरे को एकोमोडेट करते हैं और रीजनल ऑटोनॉमी देते हैं, ठीक है। जो भी जनता है उसको रीजनल ऑटोनॉमी मिलती है। ये क्या हो गया हमारा, फेडरल गवर्नमेंट का पहला जो है वो पार्ट है। दूसरा क्या है, इसके पक्ष हैं कि ये पावर शेयरिंग है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में जो होती है, ये स्टेबिलिटी प्रमोट करता है, ठीक है। क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रमोट करता है। ये भी इसके वो है, कह सकते हो बेनिफिट्स हैं। आगे देखें तो ये क्या करता है, मैनेजमेंट काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीके से बनाता है। जिस तरीके से कोई लॉज या फिर रूल्स वगैरह करने हैं, फॉलो करवाने हैं, तो ये मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी इजी कर देता है मैनेजमेंट को। दैट्स वाई इट इज़ सो इंटरेस्टिंग। जो ये हम फेडरल गवर्नमेंट बनाते हैं, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट करते हैं। अपने यहाँ 3 टीयर की गवर्नमेंट है, आपको भी पता होगा कि एक सेंट्रल लेवल की है, एक स्टेट लेवल की है, एक लोकल गवर्नमेंट है। इस तरीके से क्या है, फेडरल गवर्नमेंट है, और इसी वजह से ये अट्रैक्टिव लगती है, इन्हीं तीनों चीज़ों की वजह से। 3, देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू डेवलप सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट। एक बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट नीड है किसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, पाथ रास्ता बनाने के लिए। तो कोई 2 ब्रॉड मेजर्स देने हमें कि एट कंसर्न सिटीजन, जैसे हम लोग एक बहुत ही चिंताजनक या विचारशील नागरिक हैं, हाउ कैन यू हेल्प टू कंजर्व एनर्जी, कि कैसे हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, हमें एक जो है रीज़न देना ही पड़ेगा। हाँ, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो एक प्रमोट, हम रिन्यूएबल एनर्जी की रिसोर्सेज जो हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज का यूज़ करें, है ना। उसका यूज़ करके हम काफ़ी हद तक जो ओवर यूज्ड है रिसाइकल चीज़ें, उसको हम नहीं यूज़ करके क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। एनर्जी इफ़िशियंसी, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रमोट कर सकते हैं, जिनके पास एनर्जी अच्छी खासी है, जो एनर्जी बनाती हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग देख रहे होंगे कि विंड मिल्स वगैरह जो होती हैं, जो पवन चक्की वगैरह होती हैं, उनसे बिजली बनाने का, उनसे एनर्जी बनाने का काम चल रहा होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो टाइड्स हैं, न्यूक्लियर पावर्स हैं, उनका यूज़ करके जो हम एनर्जीज बना रहे हैं। तो एक तो पहली बात हम रिन्यूएबल एनर्जीज का रिसोर्स करें। उसके बाद क्या करें, एनर्जी इफिशियंसी जहाँ पे है वो इंडस्ट्रीज़ को हम क्या करें, एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस करें, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करें। तो उससे क्या होगा ना कि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलप है वो काफ़ी हद तक क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। या फिर हम एक कह सकते हो कंसर्न सिटीजन की तरफ हम कह सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ किया जाए, और जितनी भी इनकरेज है, इनफिशियंसी है, उसको हम कर सकते हैं। और एज ए सिटीज़न की बात करें हम, तो हम लोग जितनी भी एनर्जी एफिशिएंट हमारे
चलो आप लोगों ने देखा होगा बहुत अल्टरनेटिव चीज़ चल गई है एनर्जी को बचाने के लिए। पहले हमारे पास कुछ ऐसे अप्लायंसेस आते थे जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते थे। अब हम देख रहे हैं कि सेम ही काम कर रहे हैं बट वो बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज़ है उसको बहुत ही कम कर रहे हैं। तो दैट्स वाई हमें ऐसी चीज़ों को एज अ सिटीज़न की बात करें तो हमें एनर्जी कंजम्पशन को बचाना चाहिए। पहली बात तो जहाँ तक वो बच जा रही हैं वो उनको बचाना चाहिए और हमें अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करनी चाहिए कैसे एनर्जी कंजर्वेशन है, क्या इससे बेनिफिट्स हो रहे हैं, क्या इससे लॉस हो रहे हैं। मतलब जिस तरीके की हम अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, ओवर यूज़ हो रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है रिसोर्सेज का, उसके बारे में अवेयर रहें, लोगों में अवेयरनेस फैलाएं। और हाँ, एनर्जी एफिशिएंट जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम डिवाइसेस या फिर अप्लायंसेस को स्विचिंग ऑफ वगैरह करके, है ना, घर में लाइट वगैरह जो है उनको हम स्विच ऑफ कर दें और इस तरीके के अल्टरनेटिव्स को यूज़ करें तो हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, एक ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, नो पार्टी सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशन। पार्टी सिस्टम हमने बताया था कि कहीं पे सिंगल पार्टी सिस्टम है, एक ही पार्टी होती है, कहीं पे दो पार्टी सिस्टम होते हैं, कहीं पे मल्टी पार्टी सिस्टम्स होते हैं। जैसे अपना इंडिया हो गया मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया, चाइना हो गया सिंगल पार्टी हो गया, डबल पार्टी वाला यूएसए का एग्जाम्पल है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस कंट्री के लिए हम मतलब हर कंट्री में मल्टी पार्टी होना चाहिए, हर कंट्री में सिंगल पार्टी होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, बाय पार्टी होना चाहिए। हम हर जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट्स, तो हमें आर्ग्यूमेंट देना है कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है। तो हम कह सकते हैं कि उसकी डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट पॉलिटिकल हिस्ट्रीज होती है भाई, कहीं की कैसी हिस्ट्री है, कहीं की कैसी हिस्ट्री है, तो हम सबको थोड़ी ना जज कर सकते हैं। उनके सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, कहीं पे मतलब एक ही टाइप के धर्म के लोग हैं, कहीं पे अलग अलग धर्म के लोग हैं। जो उनका सोशल स्ट्रक्चर है जिस हिसाब से वो ढले हुए हैं वहाँ पे, उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो उनकी इकोनॉमिक्स नीड्स हैं, किस तरीके की उनकी इकोनॉमिक नीड है ना। जैसे यूएसए वगैरह हो गया, उनकी तो इकोनॉमी वगैरह ऑलरेडी सही है, तो इकोनॉमिक जो उनकी नीड्स हैं, उनकी पॉपुलेशन कैसी है, ये सारी चीज़ें ना बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं किसी भी कंट्री के, जो है वो किसके लिए, पॉलिटिकल सिचुएशंस के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम ना इतने जो सारी चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि नो पार्टी सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज़ एंड ऑल सिचुएशंस। तो डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट जो सिचुएशंस हैं वो आइडियल्स हैं, मतलब आइडियल मतलब क्या होता है, आदर्श होता है। तो ऑल सिचुएशंस के लिए ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। सेक्शन डी की बात पे आ जाते हैं, जो है हमारा लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। व्हाट चेंजेस केम इन नेशनलिज्म इन यूरोप आफ्टर 1848। 1848 के बाद में हम नेशनलिज्म में क्या चेंज देखा है यूरोप में। हु वाज आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, हाउ वाज इट प्रैक्टिस्ड। तो 1848 के बाद हम देखें तो जो कंजर्वेटिव हैं वो आ जाते हैं, कंजर्वेटिव्स जो हैं वो स्टेट को ड्राइव इन करते हैं। और जैसे यहाँ पे अगर बात करें कि कौन था, आर्किटेक्ट्स थे, लिबरल्स आ जाते हैं और कंजर्वेटिव्स जो हैं वो आ जाते हैं। आर्किटेक्ट की बात करें कि ये कौन प्रोसेस का बनाया था या रचयिता कौन था, तो कुछ लीडर थे, जैसे ऑटो वन बिस्मार्क थे। ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क का नाम सुना होगा, कैमिलो दी कैवोर का नाम सुना था जो इटली के थे। और ये सारे जो लोग थे, इन लोगों ने बहुत सारी कंट्रीज़ को ना यूनिफाइड किया था। यही लोग इसके मेन आर्किटेक्ट थे, ऑटोमन बिस्मार्क, काउंट कैमिलो डी कैवो, इस टाइप के जो लोग थे, यही लोग क्या थे इसके कह सकते हो इन इटली। तो यही लोग क्या थे, आर्किटेक्ट थे इस प्रोसेस के। हाउ वॉज इट प्रैक्टिस, तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई थी, तो वॉर्स हुए थे इसके लिए देखा था आप लोगों ने, जब इटली का यूनिफिकेशन हुआ था, जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था, वॉर्स के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू। डिप्लोमेसी इन लोगों ने अपनाई थी, कूटनीति अपनाई थी बहुत ही ज़्यादा, डिप्लोमेसी के साथ साथ स्ट्रैटजीज अपनाई थी। जैसे आपने देखा होगा कि
इटली में दोनों ही इस साइड के और इस साइड को जो यहाँ के प्रिंस थे, ये इस आइलैंड को कब्जा कर लिया और इस आइलैंड को, तो बीच वाला जो बचा हुआ था पोप जिसमें थे, उन्होंने खुद ही क्या कर दिया था, लीव कर दिया था। तो स्ट्रेटजीज अपनाई गई थी डिफरेंट टाइप के, एलियांसेस का भी सहारा लिया गया था। इस तरीके से क्या किया गया था कि बहुत सारी कंट्रीज़ को यूनिफॉर्मफाई किया गया था। 1848 के बाद में कई सारे जो कंजर्वेटिव्स थे वहाँ से हटे और लिबरल्स आए और उन्होंने क्या किया था, तो सोसाइटी को जो है ना, वो बहुत सारी कंट्रीज़ को यूनिफिकेशन जो है 1848 के बाद से ही हमें देखने को मिला था। इटली की कंडीशन क्या थी जब यूनिफिकेशन नहीं हुआ था, बात ही कर रहे थे इटली की, तो इसमें क्या था कि ऑस्ट्रिया थे और वहाँ पे एक सेवरल स्टेट्स थे, बताया ना अभी ये 3 टाइप्स के स्टेट्स थे। और यहाँ पे क्या हो रहा था कि ऑस्ट्रिया था, लोकल मोनार्क्स उसको यूज़ कर रहे थे। और एक एक कह सकते हो कि इकनॉमी जो थी इसकी वो किस पे थी, तो एग्रेरियन थी, मतलब पूरा का पूरा किस पे डिवाइड था, ये डिपेंड था, तो खेती किसानी पे था। और इटालियन पॉपुलेशन जो है वो रीजनल लैंग्वेजेस एंड आइडेंटिटीज़ में डिवाइड थी, क्योंकि यहाँ पे अलग कोई रूल कर रहा था, यहाँ पे अलग कोई सार्दिनिया पिडोमेंट था एक साइड में, एक लोग बर्बन किंग ऑफ स्पेन थे। तो इस तरीके से ना क्या था कि कोई यूनिटी का स्ट्रॉन्ग सेंस नहीं था इन लोगों के बीच में, अलग अलग एक वो था, क्या कहते हैं, डिवाइडेड थे, रीजनल लैंग्वेजेस में डिवाइडेड थे, आइडेंटिटीज सबकी अलग अलग थी। बताया कि इधर बर्बन किंग ऑफ स्पेन थे, ऑस्ट्रियन प्रिंस थे, तो सबकी आइडेंटिटीज़ अलग अलग थी। अगर हम पहले बात करें तो यूनिफिकेशन की, सबकी चीज़ें अलग अलग थी, रीजन आइडेंटिटीज़ अलग, लैंग्वेजेस अलग, इकोनॉमी जो है डिपेंड कर रही थी किस पे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही थी। तो दैट्स वाई ये कंडीशन थी किसकी, जो हमारी इटली की यूनिफिकेशन से पहले। अच्छा, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स जो पानी वाले हैं, हाइड्रोलिक से समझ जाओ कि पानी वाले जो स्ट्रक्चर हैं, प्रोग्राम्स इनिशिएटेड इन एंशिएंट इंडिया बिलोंग विद पीरियड व्हेन दे वेयर बिल्ट। कब ये बने थे, तो एक टैंक बना लो, टैंक वाला था, टैंक में पानी स्टोर करते थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे बना हुआ था। स्टेप वेल्स बना करते थे जिन्हें हम बावली भी कहते हैं ऐसे, तो वो कहाँ पे, गुजरात में बने थे एंशिएंट टाइम्स में। एनीकट होते थे, कल्लानी जिन्हें कहा जाता था, तो ये तमिलनाडु वगैरह में बने होते थे, ठीक है, पानी के स्टोरेज के लिए। इनको क्या करना है ना, आपको डिस्क्राइब कर देना है अच्छे से कि टैंक्स वगैरह, स्टेप वेल्स वगैरह थे, बेसिकली इन्हीं को क्या करना था, डिस्क्राइब करना था। एंशिएंट इंडिया में बहुत सारी चीज़ें थी। आगे डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कैसे हम प्रोसीजर, जो रूफ टॉप वगैरह है उसको कैसे हम उसकी क्या प्रोसीजर है। तो रेन वाटर पहले क्या है कि पहले उसको रूफ पे कलेक्ट किया जाता है और फिर उसके बाद चैनल के थ्रू, मतलब जो पाइप्स वगैरह होती हैं उनको चैनल करके एक स्टोरेज सिस्टम में, जैसे कि गटर्स वगैरह हैं उससे वहाँ से ले जाया जाता है, नाले वगैरह से पानी ले जाया जाता है और फिर इसको फिल्टर किया जाता है। पहले कलेक्ट किया जाता है छत पे, उसके बाद चैनल्स के थ्रू जाता है, उसको फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद क्या किया जाता है, इसको जितनी भी इसमें से डेब्रीज हैं, यानी जो कंकड़ पत्थर है, जितनी भी इम्प्योरिटीज है उसको निकाली जाती है। फिर फिल्टर्ड वाटर्स को क्या किया जाता है, टैंक्स में जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है, टैंक्स में स्टोर कर लिया जाता है। हो गया आपका जो प्रोसीजर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, वो कंप्लीट हो गया। अब आप जब चाहो उसको यूज़ कर सकते हो। सजेस्ट सम रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन पार्टी सो दैट दे परफॉर्म देयर फंक्शंस वेल। कुछ ऐसे रिफॉर्म्स, ऐसे सुधार बताओ जो कि पार्टीज़ को क्या कर सकती है, स्ट्रॉन्ग कर सकती है और अपने फंक्शंस अच्छे बनाने में मदद कर सकती है। तो हम कहेंगे कि इंक्रीज, पहली बात तो ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर दो, करप्शन खत्म हो जाए, है ना, तो उससे हो जाएगा कि पार्टीज अच्छे से फंक्शन करेंगी। दूसरा क्या है कि हम इंटरनल डेमोक्रेसी अच्छे से बढ़ा दें। ऐसा नहीं कि जो पार्टी में एक हेरिडेटरी स्ट्रक्चर चल रहा है कि पिताजी थे पहले, नेताजी अध्यक्ष थे, फिर दूसरा उनका जो बेटा है वही अध्यक्ष बनेगा, नहीं, जिसके पास अच्छी कैपेसिटी हो, जो अच्छे से मेंटेन कर पा रहा हो, उसको आप बढ़ाओ, तो इंटरनल डेमोक्रेसी हो जाए, ट्रांसपेरेंसी हो जाए और जो एथिकल चीज़ें हैं, एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, उसको बढ़ा दिए जाएं। तो क्या होगा ना, अपने आप ही जो पार्टी है वो अच्छी हो जाएगी और बहुत ही अच्छे से फंक्शन जो है करने लगेगी।
आपको करना क्या है बेसिकली ना, ये सारी हेडिंग्स मैं बता दे रही हूँ और उसमें जो टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे हैं कि हाँ ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने से क्या होगा, फिर इंटरनल डेमोक्रेसी, इंक्रीज इन इंटरनल डेमोक्रेसी, दूसरी आप हेडिंग डाल दो इससे क्या होगा। ये आप अपने क्या कर सकते हो ना, आंसर्स ऐसे ही लिख सकते हो। ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है और एक शॉर्ट सॉल्यूशन है। इसको करने के बाद आप एक बार अच्छे से क्या करिएगा ना, अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। अगर आपने किया हुआ है ऑलरेडी फिर भी एक बार करने की कोशिश करिएगा अपने आप से इसको। आगे हम बात करते हैं स्टेट द वेरियस फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म इन अ डेमोक्रेसी। क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है जो पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं डेमोक्रेसी में। तो पहली बात तो ये इलेक्शन कंटेस्ट करवाती हैं। इलेक्शन को कंटेस्ट करवाने का काम किनका होता है, इन्हीं का होता है। और ये क्या करवाती हैं, पॉलिसीज़ वगैरह जितनी हैं उसको फॉर्मुलेशन का काम होता है। जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह बनाने का काम होता है यही करती हैं। और इस जितनी मतलब एक कह सकते हो ना कि डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं तो उनके लिए पॉलिसीज़ बनाने का ही काम यही करती हैं। डाइवर्स सोशल ग्रुप्स के लिए जो पॉलिसीज़ हैं उनको फॉर्मुलेट करवाने का काम करती हैं। तीसरा क्या करती हैं, ये गवर्नमेंट और पीपल के बीच में, है ना, एक कह सकते हो कि पब्लिक कंसर्न्स के रूप में ये गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में मीडिएटर का काम भी करती हैं। तो यही काम करती हैं कौन, एक पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसे 7 या 8 चीज़ें आपके बुक्स में हैं, आप उनको अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो ये सारा काफ़ी आपका इजी हो जाता है यहाँ पर। वेल ये अगर आप 3 भी लिख देते तो आपका काम बन जाता अच्छे से। वाई इज इट नेसेसरी फॉर बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स टू इंक्रीज दियर लेंडिंग इन रूरल एरियाज। ये क्यों नेसेसरी है, जो बैंक्स होते हैं और जो कॉर्पोरेटिव्स होते हैं वो रूरल एरियाज यानी जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर अपनी जो लेंडिंग है यानी फिर जो लोन देने का तरीका है उसको बढ़ा देते हैं। तो इसको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है ना, कि आप वहाँ पे बढ़ा देते हो। तो यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती है इन सारी चीज़ों को करने की, यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि कॉपरेटिव्स वगैरह लोन्स हैं, होम किसानों को लोन देना हो गया, आपको फार्मर्स को लोन देना हो गया। और यहाँ पे ना थोड़ा सा इनफॉर्मल जो सेक्टर है वो यहाँ पे ज़्यादा है। और इसकी वजह से क्या होता है कि रूरल एरियाज में लोग डेप्ट ट्रैप में ज़्यादा फंसने की चांसेस रहते हैं। ठीक है, डेप्ट ट्रैप आपने पढ़ा होगा कि कैसे लोग डेप्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। और यहाँ पे जो फार्मर्स वगैरह हैं इनको भी ना थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत होती है रूरल एरियाज में, क्योंकि कम स्केल के होते हैं। ठीक है, इनका जो बिजनेस का होता है या फिर जो भी होता है तो कम स्मॉल स्केल पे होते हैं। इन्हें ज़्यादा अच्छे से जो है वो लैंडिंग प्रोसेस चाहिए होती है, यानी इनको लोन जो है वो कम रेट्स पे चाहिए होता है। तो डेवलपमेंट के लिए अगर हम रूरल डेवलपमेंट चाहते हैं तो इसलिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बैंक्स और कॉपरेटिव्स को इंक्रीज करना होता है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, जो एनवायरमेंट धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है, नीचे जा रहा है। डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और आउट स्टेट बाउंड्रीज, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि अभी भी हमारे यहाँ अज़रबैजान बाकू में वो चल रहा है COP29, और यहाँ पे बताया गया है कि जो डिग्रेडेशन है तो ओवर यूज़ जो भी हो रहा है, जितने भी रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है, या फिर एक कह सकते हो कि जितना भी इन्वायरमेंट हार्म हो रहा है वो किसी सिंगल कंट्रीज के लिए नहीं हो रहा है। उसमें कोई बाउंड्री नहीं मैटर करती कि अगर पॉल्यूशन इंडिया में हो रहा है तो यूएसए वाले अफेक्टेड नहीं होंगे, और पॉल्यूशन अगर यूएसए में हो रहा है तो इंडिया वाले अफेक्टेड नहीं होंगे। तो इसी वजह से क्या है कि कोई भी स्टेट बाउंड्रीज जो है ना उसके कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम से उसके अकॉर्डिंग नहीं है कि नेशनल या स्टेट बाउंड्रीज पे वर्क करे। तो यही सारे आपको स्टेटमेंट्स देने हैं कि ओवर यूज़ या फिर जो भी इन्वायरमेंट हार्म वगैरह होता है वो ऑब्वियसली स्टेट नहीं डिफाइन करता है या एक बाउंड्री नहीं डिफाइन करती है, वो हर जगह होना चाहिए। तो सबको मिल के क्या करना चाहिए, इस पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला काम करना चाहिए। रीड द गिवन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सबने अवज्ञा आंदोलन का दूसरा इम्पॉर्टेंट यानी फिर ज़रूरी जो फीचर कह सकते हो वो ये था कि लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन था वीमेन का। सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन किसने किया, वीमेन ने। ड्यूरिंग गांधी जी सॉल्ट मार्च, जब गांधी जी नमक सत्याग्रह पे थे, सॉल्ट मार्च पे थे, तो थाउजेंड्स ऑफ वीमेन कम आउट ऑफ दियर होम्स, तो लगभग हज़ारों वीमेन अपने घर के बाहर आई थी, उनको सुना था। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस, मार्च में जो ये कर रहे थे मार्च पास्ट, उसमें इन्होंने लिया, प्रोटेस्ट में भाग लिया। मैन्युफैक्चर सॉल्ट एंड पिकेटेड फॉरेन क्लोथ्स,
इन्होंने नमक बनाया और जितने भी फॉरेन क्लोथ्स थे उनको त्याग कर दिया। लिक्वर शॉप्स को खाली कर दिया। मैनी वेंट टू जेल, कई सारी जेल चली गई और कई सारी अर्बन एरियाज में थी। दीज वीमेन फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज, और ये हाई कास्ट ऊंचे कास्ट वाली फैमिलीज से थी। रूरल एरिया में थी और रिच पेजेंट्स हाउस होल्ड्स की भी थी। वीमेन वहाँ की थी। वे मूव बाय गांधी जी कॉल, जैसे ही गांधी जी ने आवाज़ दी वैसे ही उनकी आवाज़ पर चल पड़ी। दी बिगैन टू सी सर्विस और टू द नेशन एज सेक्रेड ड्यूटी ऑफ वुमेन, एक पवित्र अपना धर्म समझने लगी थी। किसको? नेशन को सर्व करना, उसकी सेवा करना। गांधी जी वॉज कन्विंस दैट इट वॉज अ ड्यूटी ऑफ वीमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हर, बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ्स। तो इन्होंने क्या कहा कि ड्यूटी ही, गांधी जी भी ये मानते थे कि जो विमेन है उनकी ये ड्यूटी है, उनका धर्म है कि अपने घर को देखें, अपने जो है अच्छे माँ बने, अच्छी वाइफ बने, अपनी कंट्री को देखें। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू अलाउ वीमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। और काफ़ी लंबे समय तक जो कांग्रेस थी ना वो रिलेक्टेंट थी, मतलब अनिच्छुक थी कि जो वीमेन है उनको कोई भी पोजीशन दे पार्टी में या फिर कोई भी अथॉरिटी दे उन्हें। इट वॉज कीन ओनली एज दियर सिम्बॉलिक प्रेजेंस। तो ये वाला सिर्फ ना उनकी एक सिम्बॉलिक प्रेजेंस थी, मतलब रियल प्रेजेंस नहीं थी। एक कह सकते हो कि हाँ सिंबल था, एक चिन्ह था कि हाँ हम उनकी प्रेजेंस थी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, द वीमेन फ्रॉम रूरल एरियाज मेनली बिलोंग टू विच ग्रुप? तो किसके बिलोंग करती थी? तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमने देखा हाई कास्ट फैमिलीज से बिलोंग करती थी। और कहाँ से बिलोंग करती थी? रिच पीजेंट हाउस होल्ड्स। ये विच इंसिडेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? तो सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो हमने बताया कि जो सॉल्ट मार्च है उससे ही स्टार्ट हुई है। यहाँ पे देखा हमने कि सॉल्ट मार्च जो था ना उसी से सिविल डिसोबीडियंस से शुरुआत हुई थी। हाउ डिड वीमेन पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? कैसे सिविल डिसोबीडियंस? तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से काम किया था। ये बाहर आ गई, उनको सुना और प्रोटेस्ट में पार्ट लिया। इस तरीके से वीमेन ने क्या किया? पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी के साथ में। 35 वाला देखते हैं कि एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। जो एग्रीकल्चर है, जो खेती बाड़ी है और जो ये इंडस्ट्रीज हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है। दे मूव हैंड इन हैंड, ये क्या करती हैं? हाथ में हाथ देकर चलती हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर एग्जाम्पल की बात करें इंस्टेंस की, द एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। तो जितनी भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में बनते क्या क्या है? तो जैसे इरिगेशन पंप्स हो गए, सिंचाई करने वाला पंप होता है, फर्टिलाइजर्स हो गए, और इंसेक्टिसाइड्स कीटनाशक हो गए जो कीड़े वगैरह मारने वाली दवाई आती है, पेस्टिसाइड्स हो गए, प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप्स जिससे हम खेतों की सिंचाई करते हैं, मशीनरीज हो गई जैसे थ्रेशर हो गया कटाई के लिए, छटाई के लिए जो भी मशीन्स का यूज़ करते हैं, और जो भी टूल्स हो गए हंसिया वगैरह, या फिर जो भी हम कह सकते हैं कि हमारे मॉडर्न टूल्स हो गए, तो ये फार्मर्स को देती हैं। इस तरीके से जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वो इंडस्ट्रीज को बूस्ट करती हैं, एग्रीकल्चर जो है। Thus, development and competitiveness of manufacturing industry has only assisted agriculture in increasing this production, but also the production process very efficient. तो कहेंगे, अगर हम एक कहते हैं तो जो डेवलपमेंट है ना वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज केवल एग्रीकल्चरिस्ट के जरिए नहीं हो रहा है, उसके जरिए इसको नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि जो प्रोडक्शन है ना ये भी काफ़ी इफ़िशियंट है, काफ़ी पर्याप्त है। इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अगर आज की बात करें जो ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, इंडस्ट्री नीड्स बी मोर इफिशियंट एंड कॉम्पिटिटिव। इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इफिशियंट होना है और कॉम्पिटिटिव होना है। सेल्फ सफिशियंसी अलोन इज़ नॉट इनफ, मतलब किसी का सेल्फ सफिशियंट होना इनफ नहीं है। और मैन्युफैक्चर्ड गुड मस्ट बी अ पार क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट, ओनली देन वी विल बी एबल टू कॉम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट। तभी हम लोग क्या कर पाएंगे ना, इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर पाएंगे, यानी वहाँ पे कॉम्पिटिशन अच्छे से कर पाएंगे। हाउ आर द एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रीज कनेक्टेड? कैसे एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज कनेक्टेड है? तो भाई जितनी एग्रीकल्चर में चीज़ें बनेंगी और ये हमारा क्या है इंडस्ट्रीज, जैसे कि हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, जितनी भी एग्रीकल्चर में काम चाहेंगे, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे टूल्स हो, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हों, ये सारी कहाँ बनेंगी? तो इंडस्ट्रीज में बनेंगी। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज ऐसे ही आपस में क्या है इंटरकनेक्टेड है। जो नेम द प्रोडक्ट्स मेड बाय इंडस्ट्रीज ऑफ एग्रीकल्चर, तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती हैं? यहाँ पे सारे के प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है ना। प्लास्टिक पीवीसी पाइप से बनाती हैं।
आगे बात करें, हाउ शुड इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्ड टू ग्लोबलाइजेशन, कैसे इंडस्ट्रीज ग्लोबलाइजेशन को रिस्पॉन्ड कर सकती है। तो बहुत ही ज़्यादा इफ़िशियंट और कॉम्पिटिटिव होके, सेल्फ सफिशिएंसी इज़ नॉट अनफ कि हम बस अपने लिए ही बना रहे हैं, जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने लिए पर्याप्त है, नहीं, हमें क्या करना चाहिए ना कि ऐसा मैन्युफैक्चर बनाना चाहिए जो कि अदर कंट्रीज से आ रहे हैं या फिर अदर कंट्रीज के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये क्वालिटी उनकी अच्छी हो, ठीक है, और इंटरनेशनल मार्केट पे ये चल रहे हों, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमें ग्लोबलाइजेशन में इसको करना है। सपोज द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज अ क्वाइट डेवलप्ड, अगर हम सपोज करते हैं, मानते हैं कि एक कंट्री है जो कि डेवलप्ड है, वी वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो अप फर्दर, एटलीस्ट मेंटेन फॉर फ्यूचर जनरेशंस। तो हम कहेंगे कि जो लेवल है डेवलपमेंट का वो एटलीस्ट मेंटेन होना चाहिए फ्यूचर जनरेशन के लिए। दिस इज ऑब्वियसली डिजायरेबल, हाउएवर सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग दैट द प्रेजेंट टाइप एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट्स आर नॉट सस्टेनेबल। साइंटिस्ट कई बार वार्न कर रहे हैं कि जो अभी आज के टाइप का है ना, वो डेवलपमेंट अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। ग्राउंड वाटर के लिए एग्जांपल ले लें तो ये रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड, वापस से रिन्यू कर दिए जाएंगे। इन केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स वो दोबारा उगेंगी। हाउएवर इवन दीज रिसोर्सेज में बी ओवर यूज्ड, अगर हम इनका ओवर यूज कर सकते हैं, मान लो पानी हम ज़्यादा यूज़ कर लिए और इतना ज़्यादा यूज़ कर लिए कि वो ख़त्म ही हो जाए, तो फिर दोबारा से रिसाइकल होने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि चीज़ें हैं ही नहीं, आप उनको रिसाइकल कैसे करोगे, जब कुछ होगी चीज़ें तब ना उसको रिसाइकल करोगे, तो ओवर यूज्ड हो जाएंगे। जैसे कि केस लेते हैं किसका, ग्राउंड वाटर का, जो ज़मीन में पानी है, अगर हम इसको ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो ये क्या करेगा कि रिप्लेनिश बाय रेन, देन वी वुड बी ओवर यूजिंग दिस रिसोर्स। तो हम क्या कर लेंगे, इसको ओवर यूज़ कर रहे हैं, कितनी बार ये रेन इसको क्या करेगा, मतलब रिप्लेनिश करेगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जो परिणाम आ रहे हैं किसके, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के, दिन ब दिन हमारा इन्वायरमेंट खत्म होता जा रहा है। डू नॉट रिस्पेक्ट इन नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज, इसमें स्टेट और नेशनल बाउंड्रीज की बात नहीं हो रही कि अगर जो भी है ग्राउंड वाटर है वो यहाँ का कम हो रहा है तो बगल में ही अगर कोई दूसरा देश लगा है तो वहाँ का नहीं होगा। दिस इशूज इज नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक। अभी ये इतना ज़्यादा इशू जो है ये कोई नेशन स्पेसिफिक नहीं है, किसी नेशन के लिए पर्टिकुलर बात नहीं है। आवर फ्यूचर इज लिंक टुगेदर, हमारा फ्यूचर जो भविष्य है अब वो सबके साथ में जुड़ा हुआ है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज कंपेरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज, अब सस्टेनेबिलिटी है जो डेवलपमेंट की वो अब नॉलेज का एक नया एरिया है जिसमें साइंटिस्ट ना, इकोनॉमिस्ट भी जुड़े हैं, फिलोसफर भी जुड़े हैं और अदर सोशल साइंटिस्ट भी साथ जुड़ के क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब कोई एक फील्ड नहीं है, इसमें सारे फील्ड्स मिलके कर रहे हैं काम, क्योंकि ये सबके लिए क्या हो रहा है, हार्मफुल हो रहा है। आगे बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ इनहेंसेस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ऐसा क्या है जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का काम कर रहा है, ठीक है। कॉज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मेन कॉज क्या है, तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, उन्होंने ऑलरेडी क्या कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है, जिसकी वजह से हमारे क्या है, फ्यूचर जनरेशन्स को प्रॉब्लम हो रही है। डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, उसकी डिफिनीशन आप लोगों को पता है या फिर नहीं पता है, हालांकि ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, अपनी एबिलिटीज़ या फिर अपनी नीड्स को वो के लालच में हम आगे जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए भी कुछ छोड़ें और आज की जनरेशन्स को यूज़ करें, आई मीन आज की भी रिसोर्सेज को यूज़ करें, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट है ना, किस टाइप के होने चाहिए, सिंसियर अटेम्प्ट टू प्रिजर्व द इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज, तो उसके लिए हमें करना क्या चाहिए, तो हमें जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से कंजर्व करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए और मैनेज करना चाहिए। उसी से हम क्या कर पाएंगे, अच्छी तरीके से इन्वायरमेंट को प्रिजर्व कर पाएंगे ताकि हम फ्यूचर कंजर्व कर पाएँ फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। तो यही होगा हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेक्शन एफ की बात करें
हमारा मैप स्किल है, मैप हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। मैप की बात करें तो हम एटलीस्ट ये जो मैपिंग है इंडिया में, मैप में कहाँ का कौन कौन से स्टेट हैं ये आप देख के जाइएगा। बाकी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि प्लेसेस वेयर पीजेंट्स स्ट्रगल अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम। जहाँ पे इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम का आंदोलन चला था वो था चंपारण, बिहार में। चंपारण है, चंपारण कहाँ है? तो चंपारण है हमारा बिहार में। वहीं बात करें द सिटी वेयर द जलियांवाला बाग इंसिडेंट, तो जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब में हुआ था। इसको वहां मार्क करिएगा। पंजाब ए और बी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। बाकी ऑन द सेम गिवन मैप इंडिया लोकेट द फॉलोइंग। रानीगंज कोल माइंस कहाँ है? तो ये है हमारा वेस्ट बंगाल में। बेसिन ऑयल फील्ड कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इसको लोकेट कर सकते हैं मुंबई महाराष्ट्र में। रामाकुंडम थर्मल पावर प्लांट ये कहाँ है? तो ये तेलंगाना में है। एंड हल्दिया सी पोर्ट कहाँ पे है?